गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB थर्ड सेम में आज का टॉपिक है अपराध क्या है। अपराध के प्रकार पर चर्चा करेंगे। अपराध एक सापेक्ष अवधारणा है जिसका संबंध देश, काल तथा सामाजिक मूल्यों से होता है, लेकिन अधिकांश अपराध शास्त्री यह मानते हैं कि अपराध की सही व्याख्या कानूनी आधार पर ही की जा सकती है। माइकेल तथा एडलर का यह कथन है कि अपराध की वही परिभाषा वास्तविक है, सुनिश्चित और कम संदेहपूर्ण हो सकती है जिसके द्वारा अपराध को एक ऐसे व्यवहार के रूप में स्पष्ट किया जाए कि जिसे अपराध संहिता में निषिद्ध घोषित किया गया हो। ऐसी परिभाषा केवल सही ही नहीं वरन यही एकमात्र संभव परिभाषा हो सकती है। इसे स्पष्ट करते हुए माइकेल और एडलर ने आगे लिखा है कि कानूनी आधार पर अपराधी भी केवल उसी व्यक्ति को माना जाता है जिसे कोई गैर कानूनी काम करने के लिए न्यायालय द्वारा दोषी मानकर उसे दंड दिया गया हो। इस प्रकार सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि कानूनी दृष्टिकोण से एक विशेष राज्य के कानून का उल्लंघन करना अपराध है। डॉक्टर M.J. सेतना के अनुसार अपराध को किसी भी ऐसे अथवा त्रुटि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी समय विशेष एक राज्य अथवा समाज के कानून के अनुसार दंडनीय होता है। इसका संबंध चाहे पाप से हो या अथवा नहीं। हेकलर वॉल के शब्दों में कानूनी दृष्टिकोण से कानून का उल्लंघन ही अपराध है। लगभग इन्हीं शब्दों में मोरर ने लिखा है, अपराध कोई भी प्रक्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। अपराध की इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि कानूनी आधार पर केवल उन्हीं कार्यों को अपराध कहा जा सकता है जिनसे राज्य के कानूनी का उल्लंघन प्रमाणित होता है, जिसके लिए राज्य द्वारा एक निश्चित दंड दिया जाता है। अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषा एवं अर्थ। इलियट एवं मेरेल के शब्दों में अपराध को एक ऐसे समाज विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका समूह के द्वारा बहिष्कार किया जाता है, जिसके लिए वह दंड निर्धारित है। डॉक्टर हैकरवाल ने लिखा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध का तात्पर्य व्यक्ति के किसी भी ऐसे व्यवहार से है जो मानवीय संबंधों से उस व्यवस्था में बाधा डालता है जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझा। थॉमस तथा नैतिकी के अनुसार अपराध वह कार्य है उस समूह की एकता का विरोधी है जिसे व्यक्ति अपना समझते हैं। इस परिभाषा के द्वारा थॉमस तथा नैतिकी ने अपराध की अवधारणा को समूह की मानसिकता के आधार पर स्पष्ट किया है। अपराध के प्रकार। सभी अपराधों की प्रकृति समान नहीं होती है। समाज को अपराध से होने वाली हानि के आधार पर कुछ अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं, जबकि अनेक अपराध सार्वजनिक जीवन को समान रूप से प्रभावित करते हैं। विभिन्न अपराधों के पीछे व्यक्ति की प्रेरणाएं भी समान नहीं होती। अनेक अपराध किसी आवेग, उत्तेजनापूर्ण दशा या मनोविकार का परिणाम होते हैं, जबकि बहुत से अपराध अत्यधिक सोच समझकर नियोजित ढंग से किए जाते हैं। समाजशास्त्री तथा अपराध शास्त्रियों द्वारा विभिन्न आधारों पर अपराध के जो वर्गीकरण किए गए हैं उन्हें स्पष्ट करने के साथ ही एक ऐसा सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के
अपराधों की प्रकृति को समझा जा सकता है। बॉन्जलर द्वारा वर्गीकरण। बॉन्जलर ने अपराध को उनके उद्देश्यों एवं प्रेरणाओं के आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1, आर्थिक अपराध। वे होते हैं जो धन प्राप्त करने की इच्छा से किए जाते हैं। उदाहरण के लिए डकैती, लूट, चोरी, गबन, गिरहकटी और तस्करी आदि इसी तरह के अपराध। नंबर 2, यौन अपराध का उद्देश्य व्यक्ति द्वारा यौन की पाशविक प्रकृति असामाजिक ढंग से संतुष्ट करना। बलात्कार, वेश्यावृत्ति, अप्राकृतिक व्यभिचार, पर व्यक्तिगमन जैसे अपराध इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, राजनीतिक अपराध का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाना होता है। इसके अंतर्गत देशद्रोह सबसे गंभीर अपराध है। सत्ता का दुरुपयोग करना, सरकार के गुप्त दस्तावेजों की तस्करी करना तथा राजनीतिक हिंसा को प्रोत्साहन देना इस श्रेणी के अपराध हैं। अन्य अपराध वे हैं जो प्रतिशोध की भावना पर आधारित होते हैं। हत्या तथा आक्रमण, आगजनी, सांप्रदायिक हिंसा ऐसे अपराध के उदाहरण हैं। लेमर्ट द्वारा वर्गीकरण। लेमर्ट ने अपराध निरोध के उपागम को ध्यान में रखते हुए सभी अपराध को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, परिस्थिति से उत्पन्न अपराध। कुछ परिस्थितियां का परिणाम होता है। साधारणतः व्यक्ति कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहता। इसके बाद यदि भरपूर परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति अपने बच्चों का पेट ना भर पाए तो अक्सर वह आत्महत्या, बच्चों की हत्या, चोरी अथवा रायजनी करने के लिए मजबूर हो जाता है। घनी बस्तियों की बुरी संगति में पड़कर भी बहुत से व्यक्ति तरह तरह के अपराध करने लगते हैं। यह सभी परिस्थिति जन अपराध हैं। नंबर 2, नियोजित अपराध बहुत व्यवस्थित रूप से किए जाते हैं। ऐसे अपराधों के लिए व्यक्ति में अपराध की इच्छा होने के साथ उसमें अपराध को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की साधारणता इस समय के अपराधों की प्रकृति बहुत गंभीर होती है। डकैती, देशद्रोह, लूट, हत्याएं आदि नियोजित अपराधों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। नंबर 3, विश्वासघातक अपराध में छल, कपट, धोखे का तत्व प्रमुख होता है। ऐसे अपराधों उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक का कोई भी दूसरा हो सकता है। ऐसे अपराध करने वाले अपराधी पहले किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा नेता का विश्वास प्राप्त करते हैं तथा बाद में उसे धोखा देकर कानून का गंभीर उल्लंघन कर लेते हैं। लेमर्ट ने अपराधों के इस वर्गीकरण के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि अपराधियों की दशा में सुधार करके स्थितिजन्य अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन नियोजित अपराधों तथा विश्वासघात से संबंधित अपराधों को रोकना बहुत कठिन होता है। इसलिए इससे संबंधित अपराधियों को कठोर दंड देना उचित होता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।